तो ठीक है, हम लोग यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रोसेस वही होगा, घटना चक्र किताब उठाए हैं और उसमें जितने भी पीसीएस के पुराने सवाल आए हैं सारे यहाँ पे उसके नोट्स के फॉर्म में हमने टाइप करके बना के पीडीएफ बना दिए और फिर उसी को अब रिवाइज़ करना है। तो प्रीलिम्स के लिए यही काम करेगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल होता है उसमें कौन सा सबसे बड़ा होता है, फिर कौन सा सबसे छोटा होता है, तो ये देख लो। इयॉन एरा, पीरियड, इपॉक, एजेस। इयॉन एरा, पीरियड, इपॉक, एजेस। इयॉन एरा, इयॉन एरा, पीरियड, एपॉक, एजेस। तो इसको याद करने का मैं 2 ट्रिक बता दे रहा हूँ। एक गाड़ी आती है इंडिया में इयॉन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि वो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल होता है वो इयॉन हो गया। फिर हम बता रहे हैं कि बीच में क्या आता है, पीरियड आता है। तो ये एग्जैक्टली मिडिल में है पीरियड, और फिर उसके बाद इपॉक और एजेस, ठीक है। इपॉक और एजेस रिलेटिवली शॉर्टर ज्योग्राफिकल टाइम स्केल्स हैं कंपेयर टू इयॉन एंड एरा, और बीच में पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से इयॉन जो गाड़ी होती है उससे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल टाइम स्केल होता है इयॉन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर एपॉक और लास्ट में एजेस। तो इसमें जो मिडिल में आ रहा है वो पीरियड है, ठीक है। अभी पीरियड भी कई प्रकार के होते हैं, इपॉक भी कई प्रकार के होते हैं, और फिर एजेस भी कई प्रकार के होते हैं। तो अभी हम जो जिस एज में रह रहे हैं वो मेघालयन एज बोलते हैं आज की डेट में, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के कॉन्टेक्स्ट में मेघालयन एज बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके सब डिविजन्स भी होते हैं। बट मेनली आपका यहाँ से पूछ सकता है। पीरियड के जो भी सवाल पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, और एजेस वगैरह के जो भी पूछे जाएंगे वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पीरियड से स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड होता है, फिर ऑर्डोविशियन पीरियड होता है, फिर सिलूरियन पीरियड होता है, फिर डेवोनियन पीरियड होता है, और कार्बोनिफेरस पीरियड होता है, ठीक है। अब इसमें अब जैसे हमने वो पढ़ा था वैसे ये बता दे रहे हैं। सबसे पुराना होता है कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन के बाद आता है ऑर्डोविशियन पीरियड, ठीक है। और फिर सिलूरियन, फिर डेवोनियन और कार्बोनिफेरस, ठीक है। तो अब इसमें अब कोई निमोनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करो, देखो, इट स्टार्ट्स विद द सी, ऑल्सो एंड्स विद द सी। सो जो सबसे पुराना वाला हो गया दैट हैज़ टू बी कैम्ब्रियन, और जो सबसे लेटेस्ट वाला हो गया दैट इज़ कार्बोनिफेरस, ठीक है। तो ये इस तरह से आप थोड़ा कहीं पहुंच सकते हो कंक्लूजन पे, ठीक है। तो ये हो गया कैम्ब्रियन से स्टार्ट करते हुए, फिर ऑर्डोविशियन, फिर सिलूरियन, फिर डेवोनियन और फिर कार्बोनिफेरस। अब जैसे यहाँ पे बीच में हमने एक याद किया पीरियड, वैसे यहाँ पे बीच में एक याद कर लो सिलूरियन, ठीक है, जिसमें कोरल रीफ्स बने थे, कोरल रीफ्स, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं। देखो कैम्ब्रियन पीरियड में क्या था कि वाइड स्प्रेड प्लस शैलो वाटर्स फिर डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनलेस मरीन क्रीचर्स। तो मोटा मोटा याद रखो कि अभी शैलो वाटर था, शैलो वाटर्स बने हुए थे और स्पाइनलेस मरीन क्रीचर्स बन चुके थे कैम्ब्रियन पीरियड में। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं सब में, शैलो वाटर्स और स्पाइनलेस मरीन क्रीचर्स बन चुके थे कैम्ब्रियन पीरियड में। देन ऑर्डोविशियन पीरियड की बात करें अगर, तो इसमें माउंटेन फॉर्मेशन विद वॉल्केनोज स्टार्ट हो चुका था। अभी भी फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड टू सी था। इसका मतलब कि अभी भी मरीन जो भी वेजिटेशन हो गया या डाइवर्सिटी हो गई, वो सब कुछ मरीन में, एक्वेटिक में सीमित था। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रख सकते हो कि और कोरल रीफ्स भी, इट इज़ अ फिनोमेनन ऑफ द सी एंड ओशंस। तो अभी भी आप देख रहे हो कि कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं हुआ है, जहाँ तक की बात है कि फ्लोरा एंड फौना के इनहेबिटिंग प्लेस की। तो अभी भी वो सिल्यूरियन तक सी में ही सीमित है, ठीक है। और आप डेवोनियन में जाके आप देख रहे हो कि बाय द एंड ऑफ डेवोनियन पीरियड एम्फीबियंस केम। तो एम्फीबियंस कहाँ पे होते हैं, जो दोनों जगह रह सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो बाय द एंड ऑफ डेवोनियन पीरियड, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एमरजेंस ऑफ फिशेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो फिशेस भी डेवोनियन पीरियड में आई थी, और सिलूरियन में तो कोरल रीफ्स आ गए थे। फिर ऑर्डोविशियन रह गया था। ऑर्डोविशियन में देख लो माउंटेन फॉर्मेशन विद वॉल्केनोज एंड फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड टू सी। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिलूरियन तक तो फ्लोरा एंड फौना विल बी लिमिटेड टू द सी, एंड इवन बाय द एंड ऑफ डेवोनियन पीरियड तुम्हारा जो है
एम्फीबियंस आते हैं बाय द एंड ऑफ डेवोनियन पीरियड। हालांकि फिशेस मर्ज की थी डेवोनियन पीरियड में। देन लास्टली कार्बोनिफेरस की बात करें अगर, तो इसमें सुपर कॉन्टिनेंट पेंगैया बन चुका था विद अ सेपरेट सी कॉल्ड पैंथेलासा। तो ये जो पैंथेलासा सी और कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंगैया ये बन चुके थे कार्बोनिफेरस पीरियड में, राइट। तो अब जैसे आफ्टर कार्बोनिफेरस पीरियड भी एक पीरियड आता है दैट इज़ कॉल्ड पर्मियन पीरियड। और इस पीरियड में यूरोप, एशिया और अमेरिका में माउंटेन डेवलपमेंट हुआ था और काफ़ी सारी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ आ गई थी, बिकॉज अभी भी उतना वाइड स्प्रेड नहीं हुआ होगा। और फिर ट्रायासिक आया था, फिर जुरासिक पीरियड आया था। तो पर्मियन के बाद फिर ट्रायासिक आया, फिर जुरासिक आया। अब जुरासिक पीरियड में टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स आ गई थी और फ्लाइंग डायनासोर्स आ गए थे। ट्रायासिक में बेसिकली एक्वेटिक रेप्टाइल्स ज़्यादा थी, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल मैमल्स इमर्ज अलॉन्ग विथ फ्लाइज एंड टर्माइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे डायरेक्ट सवाल बन जाता है कि फ्लाइज एंड टर्माइट्स कब मतलब सृष्टि में आए थे। तो ट्रायासिक पीरियड में आ गए थे। जुरासिक में आपका आर्कियोप्टेरिक्स आया था, इट्स साइंटिफिक नेम ऑफ अ फ्लाइंग डायनासोर, ठीक है। तो जुरासिक में टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स भी आ गए थे। तो एविडेंसेस ऑफ डायनासोरस इन इंडिया, ये आपको बारासिमला हिल्स नियर नर्मदा वैली यहाँ पे मिल जाएगा, और रहियोली इन खेड़ा गुजरात यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो दो जगह आपको एविडेंसेस ऑफ डायनासोरस मिलता है, एक बारासिमला हिल्स याद रखना है और एक रहियोली खेड़ा गुजरात, दो नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले ईऑन, उसके बाद हमने पढ़ा ईऑन के बाद एरा, उसके बाद पीरियड, फिर इपॉक, फिर एजेस, फिर हम पीरियड में घुसे। तो पीरियड में स्टार्टिंग विद कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या होता है, शैलो वाटर्स एंड शैलो वाटर्स में कौन रह रहे थे, स्पाइनलेस मरीन क्रीचर्स, ठीक है। स्पाइनलेस यानी कि इनवर्टिब्रेट्स कह सकते हो। तो सबसे पहले पढ़े ईऑन, एरा, पीरियड, इपॉक, एजेस। फिर पीरियड में सबसे पहले पढ़े कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड में जो पहले आए थे शैलो वाटर्स था, बहुत डीप नहीं था, और उसमें भी स्पाइनलेस मरीन क्रीचर्स हुआ करते थे। फिर कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन आया, उसमें माउंटेन फॉर्मेशन विद वॉल्केनोज हुआ था, और तो ज़्यादा नहीं याद रखना इसमें ऑर्डोविशियन में। देन सिलूरियन आया था, सिलूरियन में कोरल रीफ्स बन गए थे, और सिलूरियन बीच का टाइम है, ठीक है। फिर उसके बाद डेवोनियन है, एंड बाय द एंड ऑफ डेवोनियन पीरियड एम्फीबियंस आ गए थे, और डेवोनियन पीरियड में फिशेस का मतलब फिशेस आई थी सबसे पहले। उसके बाद लास्ट में कार्बोनिफेरस पीरियड है। कार्बोनिफेरस पीरियड में पैंथेलासा और पेंगैया बन चुके थे। और कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद फिर पर्मियन पीरियड आता है। पर्मियन पीरियड में माउंटेन डेवलपमेंट हो गया था, स्पेशली इन यूरोप, एशिया और नॉट अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अमेरिका में, और इंक्रीज टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ और ज़्यादा हो गई थी। पर्मियन के बाद ट्रायासिक आता है और फिर जुरासिक आता है। तो ट्रायासिक में एक्वेटिक रेप्टाइल्स ज़्यादा थी, और जुरासिक में एक्वेटिक भी थी, टेरेस्ट्रियल भी थी, और फ्लाइंग डायनासोरस भी थे, तीनों प्रकार के थे, ठीक है जी। अब इंडिया में एविडेंस मिलता है हमें डायनासोर का, एक रहियोली जगह है खेड़ा में गुजरात में, और एक बारासिमला हिल्स इन नर्मदा वैली जबलपुर। फिर क्रिटेशियस की बात करें अगर हम लोग, क्रिटेशियस ये भी एक पीरियड है, पीरियड मतलब इसमें आएगा। तो क्रिटेशियस पीरियड में देखो 3 नाम आप बिल्कुल रट लो कि यार रॉकी माउंटेन्स बने थे, एंडीज़ माउंटेन्स बने थे, और इस्तुमुस ऑफ पनामा बना था। तो ये क्रिटेशियस में बना था। उसके बाद एल्प्स की बात करें तो इसका निमोनिक हो सकता है RAI, राई। तो राई बिलोंग्स टू द क्रिटेशियस पीरियड, यानी कि रॉकी माउंटेन्स, एंडीज़ माउंटेन और इस्तुमुस ऑफ पनामा। देन एल्प्स की बात करें तो एल्प्स स्टार्टेड फॉर्मिंग इन द मायोसीन पीरियड एंड फॉर्म्ड इन प्लायोसीन एपॉक ऑफ टर्शरी पीरियड। देन केम क्वेटरनरी पीरियड। तो इसमें मायोसीन और प्लायोसीन ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इपॉक से नहीं पूछता, वो मेनली आपका पीरियड से ही पूछेगा। तो एल्प्स का जो भी सवाल बनेगा आप टर्शरी पीरियड में याद रखो एल्प्स को, और टर्शरी पीरियड के बाद आता है आपका क्वेटरनरी पीरियड। और क्वेटरनरी पीरियड में जो इपॉक चलते हैं वो एक प्लीस्टोसीन जो ऑलरेडी बीत चुका है, जिसे हम शायद आइस एज भी कहते हैं, और होलोसीन जो है वो 10,000 ईयर्स टू अभी तक चल रहा है। और होलोसीन इपॉक के अंदर कौन सी एज चल रही है, तो फिर वो मेगालियन एज चल रही है। तो ये हमारा करंट सिचुएशन हो गया। तो यहाँ से हम फिर से बता दे रहे हैं, क्रिटेशियस पीरियड में रॉकी माउंटेन्स बन गए, एंडीज़ बन गए, और इस्तुमुस ऑफ पनामा बन गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एल्प्स जो है कम्प्लीटली कब फिनिश हो गए थे, वो प्लायोसीन इपॉक तक आते आते बन गए थे।
और वो प्लायोसीन इपॉक किस पीरियड में आता है, तो टर्शरी पीरियड में आता था प्लायोसीन इपॉक, और टर्शरी पीरियड के बाद आता है क्वेटरनरी पीरियड, और क्वेटरनरी पीरियड में आपके 2 इपॉक्स आते हैं। जैसे टर्शरी पीरियड में प्लायोसीन इपॉक था जिसमें कि एल्प्स बना था, फिर से बता रहे हैं, टर्शरी पीरियड में प्लायोसीन इपॉक था जिसमें एल्प्स बना था। उसी तरह से क्वेटरनरी पीरियड में 2 इपॉक्स हैं, एक प्लीस्टोसीन है जो कि 2 मिलियन ईयर्स से 10,000 ईयर्स अगो तक चल रहा था, जिसे हम आइस एज भी कहते हैं, और 10,000 ईयर्स एगो से अभी तक जो चल रहा है इपॉक, दैट इज़ नोन एज होलोसीन। और उसके अंतर्गत भी जो एज चल रही है उसको मेघालयन एज बोलते हैं आज के समय में। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा बेसिकली जो भी जियो फॉर्मेशंस वगैरह हुए थे वो है। अब ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का अब देखते हैं हम आगे। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसमें ये है कि अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट फिलोसोफर हु रोट दैट द अर्थ इज स्फेरिकल। फर्स्ट फिलोसोफर थे ये, अर्थ इज स्फेरिकल होने की बात कर रहे थे। हाउएवर नाउ वी नो दैट इट इज़ ऑब्लेट स्फेरॉइड और जियोइड। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड शेप, जो अर्थ का ही है सिर्फ, तो जियोइड बोल सकते हैं या ऑब्लेट स्फेरॉइड बोल सकते हैं। वैसे अरिस्टोटल ने पहली बार बोल लिया था कि अर्थ इज स्फेरिकल। Then the first rational perspective regarding the origin of universe was given by Comte the Buffoon। मोटा मोटा आप केवल बफून भी याद रखो या कॉम्टे द बफून याद रखो। 1749 में ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पहली बार कोई पर्सपेक्टिव दिए थे रैशनल। तो कॉम्टे द बफून ने पहली बार ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कोई पर्सपेक्टिव दिया था। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टार्स इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, द कॉन्सेप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो द फर्स्ट रैशनल पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाज गिवन बाय कॉम्टे द बफून। 1749 की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टार्स इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स। अब देखो प्लैनेट्स बनने में, प्लैनेट्स के ओरिजिन में नंबर ऑफ स्टार्स का रोल होता है। अब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टार्स दैट आर इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, द कॉन्सेप्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है और एक डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। अब मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट तो ये आप याद कर लो कि according to the number of stars that are involved in the origin of planets, the concepts are divided into 2 types. Concepts of what? Concepts of origin of universe. तो फिर एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि इमैनुअल कांट्स गैशियस हाइपोथेसिस आता है, लैप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस आता है। तो कांट और लैप्लास मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे, और डुअलिस्टिक में चैम्बरलेन मोल्टन्स का प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस जाएगा, और जीन्स एंड जेफरीज का टाइडल हाइपोथेसिस जाएगा, और रसल्स का बाइनरी थ्योरी जाएगा। तो रसल्स का बाइनरी थ्योरी ये तो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स मस्ट गो विद द डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, बट ये याद रखना है कि चैम्बरलेन मोल्टन के प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस और जीन एंड जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस, दीज बिलोंग टू द डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी ये सब क्या है, कुछ नहीं है, कोई डिटेल में नहीं जाना है। सवाल सीधे डायरेक्ट बनेगा कि कांट्स गैशियस हाइपोथेसिस बिलोंग्स टू मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, तो आपको लगाना पड़ेगा मोनिस्टिक। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि कांट्स का गैशियस हाइपोथेसिस और लैप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस, इट बिलोंग्स टू मोनिस्टिक, whereas Jeffrey Jean's tidal hypothesis and Chamberlain Moulton's planetesimal hypothesis, these belong to the dualistic concept. And apart from that, we have a Russell's binary theory as well. Then Lemaitre के 1894, Lemaitre का year याद रखना important है. So he was the first to present the idea of an expanding universe. Now the Big Bang theory explains how 13.8 billion years ago universe expanded from very high density and high temperature state. However, expansion was proven first by Edwin Hubble in 1920. तो 1894 में लामैत्रे ने पहली बार अपना थोड़ा सा रैशनल एक्सपीरियंस या पर्सपेक्टिव रखा था कि यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट टू प्रेजेंट द आइडिया ऑफ एन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। ठीक है, सो दैट वाज डन इन 1894 बाय लामैत्रे। उसके बाद तो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रूवन बाय एडविन हबल, लेकिन द यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग ऐसा पहला पर्सपेक्टिव किसी ने अगर रखा था तो दैट वाज डन बाय लामैत्रे इन 1894। तो 1920 में एडविन हबल ने उसी को प्रूव कर दिया था कि द यूनिवर्स इज़ एक्चुअली एक्सपैंडिंग। देन देर आर 200 बिग बैंग थ्योरी जो है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स एक्सपैंडेड फ्रॉम वेरी हाई डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर स्टेट। तो इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम
फ्रेम इम्पॉर्टेंट है कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, और दूसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि द यूनिवर्स वाज कंस्ट्रिक्टेड इनटू अ पॉइंट ऑफ वेरी हाई डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर। तो ये तीन बात इंपॉर्टेंट है। देन देर आर 200 बिलियन गैलेक्सीज हैविंग 100 बिलियन स्टार्स ईच, नॉट इम्पॉर्टेंट। सो आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे, आकाश गंगा, whose shape is barred spiral। तो मिल्की वे का जो, या आकाश गंगा का जो शेप है, दैट इज़ बार्ड स्पाइरल, एज डिस्कवर्ड बाय स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप। अब आप गूगल करके बता देना कि ये कौन सी कंट्री में है और किस एजेंसी के द्वारा बनवाया गया है, स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप। तो बार्ड स्पाइरल शेप है हमारे आकाश गंगा गैलेक्सी का, एज डिस्कवर्ड बाय द स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप। नाउ these 100 billion stars are balls of hydrogen and helium in a unified form called nebulae। ठीक है, तो ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होता ना, बस इतना याद रखो कि जो स्टार्स होते हैं बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। देन मिनरल हैलो क्या होता है? मिनरल हैलो वाज डिस्कवर्ड बाय जॉली। अब जॉली, ठीक है, जॉली मतलब जॉली, ठीक है। मिनरल हैलो वाज डिस्कवर्ड बाय जॉली। नाउ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रिक डार्क स्पॉट्स। ये टेक्निक होती है बेसिकली मिनरल हैलो, जिसमें कि आप मिनरल्स शो दमसेल्व्स इन रॉक इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक डार्क स्पॉट्स। ठीक है, तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक डार्क स्पॉट्स, गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ मिनरल हेलो, एंड दिस वे एज ऑफ द मिनरल कुड बी फाउंड। सो ये टेक्निक का जनक कौन थे? तो ये जॉली थे, जॉली। एंड यूरेनियम लेड और थोरियम लेड डेटिंग बाय रसल। तो यूरेनियम लेड या फिर थोरियम लेड डेटिंग ये किसने डिस्कवर किया? रसल ने, टू डिटरमिन द एज ऑफ द अर्थ। तो यूरेनियम लेड या फिर थोरियम लेड, इसमें कॉमन क्या जा रहा है? बार बार लेड जा रहा है कॉमन। तो यूरेनियम लेड या फिर थोरियम लेड डेटिंग डिस्कवर्ड बाय रसल टू डिटरमिन द एज ऑफ द अर्थ। नाउ Schmidt's gaseous hypothesis अर्थ फॉर्मेशन। अब ये क्या है? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैसेस कैप्चर्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ सन फॉर्म द अर्थ। इन्होंने ये बोला था कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैसेस, बेसिकली ये ट्रू मुझे सही तो नहीं लगती है, बट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैसेस कैप्चर्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ सन। सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैसेस कैप्चर्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ सन फॉर्म्ड द अर्थ। ये ऐसा इन्होंने Schmidt's ने बोला था, Schmidt's ने। देन ये देखो द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब देखो ये 4 स्टेजेस होते हैं स्टार के फॉर्मेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला होता है प्रोटोस्टार, फिर मेन सीक्वेंस स्टार, उसके बाद रेड जाइंट होता है, और उसके बाद नोवा सुपरनोवा होता है स्टेज। ठीक है, तो रेड जाइंट जो होता है वो बेसिकली एल्डरली फेज होता है, और रेड जाइंट तक बेसिकली द स्टार कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग। सो द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोस्टार, the second stage is main sequence star. A star typically in main sequence stage is typically of the size of our sun, stays in this phase for 10 billion years, after which its fuel, that is hydrogen, runs out, then it proceeds its end. Bigger stars have shorter lifespans। तो एक ये point important है, और दूसरा point important ये है कि main sequence star, a star typically of the size of the sun, stays in this phase for 10 billion years, after which its fuel, that is hydrogen, runs out। तो मेन सीक्वेंस स्टार बेसिकली सन की साइज़ जैसे स्टार्स को हम मेन सीक्वेंस स्टार्स बोलते हैं, जिसकी लाइफ बेसिकली 10 बिलियन ईयर्स तक चलती है, बिकॉज उसके अंदर का हाइड्रोजन जो कि फ्यूल माना जाता है स्टार का, 10 बिलियन ईयर्स बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये जो फ्यूल जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर वो अगले फेज़ में जाते हैं, रेड जाइंट फेज़ में। ठीक है, और एक ये आइसोलेटेड फैक्ट है, इसको इससे जोड़ के मत याद रखो, बस जनरली याद रखो कि बिगर स्टार्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन्स। तो मेन सीक्वेंस स्टार के बाद हम रेड जाइंट में जाते हैं, यहाँ भी स्टार कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग, एंड फाइनली नोवा सुपरनोवा। आफ्टर इनफ एक्सपेंशन द स्टार एक्सप्लोड्स इनटू नोवा और सुपरनोवा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ स्टार। आफ्टर एक्सप्लोजन इट कैन एंड इनटू अ ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। मतलब बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल को शायद एक ही सिनोनिमस बोला गया है यहाँ पे, बट एनीवे नोवा सुपरनोवा बेसिकली जैसे ही आपके दिमाग में आए नोवा इट मीन्स एक्सप्लोजन, सुपरनोवा इट मीन्स एक्सप्लोजन, एंड एक्सप्लोजन के बाद व्हाट रिमेन्स यू हैव टू सी द साइज ऑफ द रेमनेंट ऑफ द स्टार, एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टार आफ्टर एक्सप्लोजन इट कैन एंड इनटू अ ब्लैक ड्वार्फ
और इट कैन एंड इनटू अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल, राइट। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, स्किमेडिड्स का गैसेस हाइपोथेसिस था कि सन की ग्रेविटी से जो गैसेस कैप्चर्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ सन ने ही अर्थ को बनाया है। हालांकि ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है सुनने में, बट अब ये है तो है। अब फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टार हैज़ 4 स्टेजेस। तो प्रोटो स्टार पहली स्टेज होती है, फिर मेन सीक्वेंस स्टार होता है जिसमें कि 10 बिलियन ईयर्स तक यूजुअली सन की साइज़ का स्टार जागा रहता है। उसके बाद उसका फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो अगले चरण में चला जाता है। एक आइसोलेटेड फैक्ट था कि बिगर स्टार्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन्स। उसके बाद मेन सीक्वेंस स्टार की स्टेज के बाद अगला स्टेज होता है एल्डरली फेज, यानी कि रेड जाइंट बोलते हैं इसको। और रेड जाइंट में द स्टार कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग एंड फिर नोवा, सुपरनोवा की बात करें तो दैट एक्चुअली मीन्स एक्सप्लोजन। आफ्टर द स्टार इज एक्सपैंडेड इनफ it finally enters into explosion, or depending upon the remaining size of the star after explosion it can end into a black dwarf या फिर a neutron star which is also same as a black hole, ठीक है। तो either a black hole or a black dwarf, or we can say either a neutron star or a black dwarf, right। then sun-like stars की बात करें, so after the red giant phase plus nova explosion, अब देखो ये यहाँ पे मैंने बोला था डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टार आफ्टर एक्सप्लोजन, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इफ़ द स्टेलर मास आफ्टर एक्सप्लोजन इज़ लेस दैन 1.44 ऑफ द सोलर मास विच इज़ अ कांस्टेंट। फिर से बोल रहे हैं, इफ़ द स्टेलर मास आफ्टर एक्सप्लोजन इज़ लेस दैन 1.44 टाइम्स ऑफ द सोलर मास, देन द स्टार फर्स्ट बिकम्स वाइट एंड देन ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। अब ये सिम्टम्स आपको कहाँ दिखते हैं? सन लाइक स्टार्स में। देन मीडियम साइज स्टार्स की बात करें तो रेड जाइंट और नोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है कि द स्टेलर मास इज़ मोर देन 1.44 टाइम्स ऑफ द सोलर मास विच इज़ अ कांस्टेंट एंड लेस देन 3 टाइम्स द सोलर मास। तो 3 टाइम्स सोलर मास से कम और 1.44 टाइम्स सोलर मास से ज़्यादा, देन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यूट्रॉन स्टार ऑल्सो नोन एज पल्सर, ठीक है। तब आपका न्यूट्रॉन स्टार या फिर पल्सर बन जाता है। और लार्ज साइज स्टार्स की बात करें, इफ़ आफ्टर नोवा it reaches a mass more than 3 times the solar mass, then it forms a black hole. Now the constant and the limit 1.44 times of the solar mass constant was discovered by Chandrasekhar, an Indian scientist, and hence called as Chandrasekhar limit in 1931. इसकी डिस्कवरी हुई थी 1.44 times of the solar mass constant, for which he was awarded Nobel Prize in 1983 alongside another scientist, Fowler. तो इनका नाम तो मैंने सुना ही नहीं कभी, चंद्रशेखर को ही दे दिया नोबेल प्राइज़, ठीक है। 1931 में ये डिस्कवरी की गई थी, 1983 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया अलॉन्ग साइड साइंटिस्ट नेम्ड फाउलर, राइट। तो अब आगे का हम अगले वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हो गए इस वीडियो में। तो द कांस्टेंट एंड द लिमिट फिर से देख लो, 1.44 टाइम्स ऑफ द सोलर मास। तो बेसिकली जो सन लाइक स्टार्स हैं उसमें द स्टेलर मास इज़ लेस दैन 1.44 टाइम्स ऑफ द सोलर मास विच इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। तो उस केस में क्या बनता है? तो उस केस में the star after explosion becomes a white and then a black dwarf. Then तो वो किस में होता है? वो सन लाइक स्टार्स में होता है। then मीडियम साइज स्टार्स में क्या होता है? मीडियम साइज स्टार्स में the stellar mass after explosion is more than 1.44 times of the solar mass which is a constant but less than 3 times the solar mass. Then it forms a pulsar or a neutron star, and these symptoms can be seen in medium sized stars. Then we see large size stars जिसमें कि after explosion nova या फिर supernova the stellar mass is more than 3 times the solar mass which is a constant. In that case the outcome is a black hole. Now this 1.44 वाली जो limit बताई थी that was discovered by Chandrasekhar, an Indian scientist alongside Fowler in 1931, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1983 में। तो इतना हमने देखा, ठीक है। अब अगला वीडियो में देखते हैं।